हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज दिनांक है 24 अक्टूबर 2020। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं वो सभी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जैसा कि आप लोगों ने टैगलाइन देखा होगा, अब करंट अफेयर्स पढ़ना हुआ आसान, छपेगा आपके दिमाग में। तो अब पहले तो ये जान लेते हैं आखिर छपेगा कैसे दिमाग में। आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को लगातार इस वीडियो को देखते जाना और देखने के बाद में जब आपको पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको क्या करना है, रिवीजन करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, पाठशाला विद गौरव को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये आपको क्या करना है, वहाँ से जाके आपको PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी, जहाँ से आपको केवल क्या करना है, केवल रिवीजन करना है। और उन क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आजकल आपको पता होगा कि एग्ज़ाम का ट्रेंड बिल्कुल भी चेंज हो रहा है, यानी कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ये वन लाइनर क्वेश्चन अब नहीं रहेंगे। अब आपको पूरी तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन बन रहा है, कोई भी क्वेश्चन अगर हो रहा है, तो आपको पूरी डिटेल्स उसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये अब करंट अफेयर पढ़ना हुआ आसान, छपेगा आपके दिमाग में। तो कैसे छपेगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको लगातार वीडियो को देखते जाना है और देखने के बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी की PDF आपको मिल जाएगी। और केवल क्या करना, आपको रिवीजन करना है। ठीक है, चलो आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आज के अगर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है, आसाम कंजर्वेशन रिजर्व को मिला उत्तराखंड से पहला रामसर साइट टैग। अब इस क्वेश्चन से लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या फैक्ट बन सकते हैं उन सभी फैक्ट को देखते हैं कि आज का क्या है क्वेश्चन। आसाम कंजर्वेशन रिजर्व को मिला उत्तराखंड के पहले रामसर साइट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड का दर्जा देता है। ये कहाँ पे स्थित है? यह यमुना नदी के तट पर गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून के पास स्थित है। बिहार का कांवरताल वेटलैंड रामसर साइट के रूप में पहचाने जाने वाली एक अन्य साइट है। भारत में कुल रामसर साइटें 39 है और ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? दक्षिण एशिया में सर्वाधिक हैं। रामसर संरक्षण हेतु आर्द्रभूमि के वैश्विक नेटवर्क को विकसित करने के लिए 1971 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, अब यहाँ से समझ लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन कौन से जो हमारे एग्जाम पॉइंट से कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकते हैं। देखते जरा इन क्वेश्चनों को, कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला तो आपको ये जानना है कि जो आसन कंजर्वेशन है ये कहाँ पे है? ये आपका है कहाँ पे? उत्तराखंड पे। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आखिर ये रामसर साइट टैग है। तो रामसर साइट से मतलब आपको इतना याद रखना है कि रामसर साइट से मतलब जो भी आपकी आर्द्रभूमि से रिलेटेड होती हैं ये आपकी होती है रामसर साइट। ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे समझते हैं इसी में। आगे है, ये कैसा है? इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भी याद रखना आपका यमुना नदी के तट पर है। और कहाँ पे? गढ़वाल क्षेत्र के देहरादून के पास ये स्थित है। आगे इसी में समझते हैं, बिहार का कांवरताल वेटलैंड साइट के रूप में जाने वाली एक अन्य साइट है। ठीक है, आगे इसी में भारत में कुल कितनी है? 39 अब आपकी क्या हो गई है? रामसर साइट हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले कितनी थी आपकी? 36। तो ये याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का हो जाता है, क्योंकि आपको ये अगर जानकारी नहीं है कि अब कितनी होके बढ़ गई है, तो पहले कितनी थी? 36 थी। और अगर अभी की बात की जाए, प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, तो ये कितना हो गई है? 39 हो गया है। अब यहीं पे बात करते हैं रामसर कन्वेंशन, यानी कि जो आपका बनाया गया था, ये कब बनाया गया था? 1971 में क्या किया गया था? इसको बनाया गया था। ठीक है, तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन से, इस प्रश्न से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी आपको दिमाग में कैसे हो गए होंगे? दिमाग में छप रहे होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि
संस्कृति मंत्रालय ने वर्चुअली लाइफ इन मिनिएचर परियोजना शुरू की। ठीक है, तो कौन से मंत्रालय ने कौन सी योजना शुरू की, जरा समझते हैं। यानी कि कौन सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय ने वर्चुअली, और योजना का नाम क्या है? लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की क्या की है? शुरुआत की है। जरा देखते हैं इसका आज के यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं। तो संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के सहयोग से वस्तुतः लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना से उपयोगकर्ता कुछ ही क्लिक में राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रसिद्ध लघु चित्रों के संग्रह जैसे रामायण, रॉयल, गाथा, पहाड़ी शैलों के चित्रों को संपूर्ण विवरण के साथ देख सकते हैं। इसमें 5 सार्वभौमिक विषयों प्रकृति, प्रेम, उत्सव, विश्वास और शक्ति को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, देखते जरा आज यहां से कौन कौन से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला तो क्वेश्चन आपको जैसा देखो, आपको फिगर में यहां पे दिख रहा होगा, लॉन्च ऑफ द लाइफ इन मिनिएचर। ये आपका क्या है? देखो लोगो एक टाइप का बनाया गया है यहां से। ठीक है, समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अध्यक्ष कौन है? तो आप क्या बताना, या उसके मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल इसके क्या है? मंत्री हैं। बात समझ में आ गई ना। और राष्ट्रीय संग्रहालय, अगर जब राष्ट्रीय संग्रहालय की बात करते हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय आपका कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और अगर इसी की यही की बात करते हैं तो इस परियोजना के कुछ ही क्लिक में, यानी कि क्या है? प्रसिद्ध लघु चित्र, जितने भी आप, लघु का मतलब होता है छोटा, जितने भी आपके क्या है लघु चित्रों को एक संग्रह किया गया, एक साइट बना दी गई है। वहां पे आप जाके क्या करेंगे? उस चीज को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, उन चीजों को समझ सकते हैं। और ये कार्टून टाइप से क्या होगा? उन सभी को वहां पे चित्रित किया गया है। तो वो कौन कौन से होंगे? एक तो आपका रामायण से रिलेटेड होता है, रॉयल गाथा होगी, पहाड़ी शैलों के चित्रों को क्या किया गया है? इन चीजों को वहां पे रखा गया ताकि उन चीज़ों को, हमारी संस्कृति है, संस्कृति के साथ साथ में इन चीज़ों को कैसे कैसे हमारी संस्कृति को क्या रखना है कि हमारी क्या संस्कृति है और कैसे इनका आगे हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि इसमें पता चला, इसमें 5 सार्वभौमिक विषयों, अब 5 सार्वभौमिक विषयों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? प्रकृति है, प्रेम है, उत्सव है, विश्वास और शक्ति को प्रस्तुत किया गया है। यानी कि कुल मिला के आपको क्या समझना है? इन सभी 5 का एक तरीके का संगम है जो आपको क्या है? लाइफ इन मिनिएचर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के सीएम ने बीपीएल परिवारों के लिए वाईएसआर बीमा लॉन्च किया। ठीक है, देखते हैं आज के इसके मुख्य बिंदु क्या है इस क्वेश्चन के। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने गरीबी रेखा बीपीएल से नीचे के परिवारों को 41 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वाईएस बीमा शुरू किया। यह बीमा किस चीज़ को कवर करता है? जो दुर्घटना के कारण मृत्यु और विकलांगता के मामले में उनके परिवार के सदस्यों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर पात्रता की बात करें तो व्हाइट राशन कार्ड वाले सभी परिवार गांव, वार्ड, स्वयंसेवक परिवारों का दौरा करेंगे और इसके घर वालों को नाम दर्ज करेंगे। यह योजना पूरी तरह से आंध्र प्रदेश द्वारा यह योजना जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित है। आज इस क्वेश्चन से देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो आखिर कौन है? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के सीएम की जब बात करते हैं तो वो आपके आ जाते हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, अब देखो समझते हैं, इन्हीं के नाम पे क्या किया गया है? शॉर्ट फॉर्म में वाईएसआर, यानी कि वाईएसआर, इन्हीं के नाम पे एक बीमा का क्या किया गया है? शुरुआत किया गया। अब समझते हैं आखिर ये बीमा जो है कौन कौन इसके लाभार्थी होंगे। तो ये बीमा कौन कौन होंगे? जो व्हाइट राशन कार्ड वाले परिवार होंगे, यानी कि आपकी बीपीएल जो गरीबी रेखा से नीचे यापन करते हैं उन सभी लोगों को क्या किया गया है? आंध्र प्रदेश में वाईआर बीमा एक तरीके की लॉन्च की गई है। ठीक है, और ये बीमा जो है दुर्घटना का कारण मृत्यु और विकलांगता के मामले में परिवार के सदस्यों को प्राप्त की जाएगी। यानी कि जितने भी आपके जो भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंट होने के बाद में या तो उनकी मृत्यु हो जाती है और या तो वो विकलांग हो जाते हैं, यानी कि एक उनका हाथ पैर
किसी तरीके से काम नहीं करने लगता। इन सभी को क्या किया गया है, वाईएस बीमा आपकी क्या कहे, इनको उसके तहत क्या किया जाएगा, बीमा किया जाएगा। ठीक है, और ये अगर इसी की बात करते हैं तो ये योजना पूरी तरह से आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा कैसे ये वित्त पोषित है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर अभी आप लोग आपके अपने परिवार को और आगे बढ़ाना है तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको शेयर करना है, और उन लोगों के पास शेयर करना जो जिनको सच में लगता है कि हाँ जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है करंट अफेयर। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में क्या करना, शेयर करना है, लाइक करना, और अगर जो इस चैनल पर नए हैं उन सभी को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आगे समझते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, जहाज निर्माण हेतु राइट टू फर्स्ट प्रतिषेध लाइसेंस में संशोधन किया गया है। समझते हैं जरा इस क्वेश्चन को। जहाजरानी मंत्रालय ने घरेलू जहाज निर्माण और शिपिंग उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु राइट टू फर्स्ट प्रतिषेध लाइसेंस की शर्तों में संशोधन किया है। यह आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुसार केंद्रीय दृष्टिकोण के साथ घरेलू शिपिंग उद्योग का समर्थन करने हेतु शिपिंग उद्योग को प्रोत्साहित करेगा। यह आत्मनिर्भरता के माध्यम से मेक इन इंडिया पहल के और भारत आर्थिक विकास को रणनीति को बढ़ावा देगा। अब यहीं पे बात करते हैं नौवहन राज्य मंत्री कौन है, तो ये आपके हैं मनसुख एल मंडाविया। इस क्वेश्चन से देखते हैं कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं आज के। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही बन जाता है कि जहाज निर्माण, किसकी बात हो रही, यहाँ पे बात हो रही है जहाज निर्माण की। ठीक है, तो जब जहाज निर्माण की बात होती है तो जहाज निर्माण में क्या किया गया है कि आपका जो भी जहाँ पे जहाज आपके बनाए जाते हैं वहाँ क्या किया गया है, राइट टू फर्स्ट प्रतिषेध लाइसेंस क्या किया गया, उस एक संशोधन था, उस संशोधन को क्या किया गया वहाँ पे जो लाइसेंस एक था वहाँ पे संशोधन कर दिया गया है। क्या आप देखते हैं उसमें क्या क्या संशोधन किया गया है। तो पहली बात तो आपको ये जानना है कि ये जो कार्यक्रम लॉन्च हुआ है ये किसके तहत लॉन्च हुआ है, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल आपको इंडिया में पता चल रहा हो कि जो हमारे पीएम हैं वो किन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो सबसे उनका मेन फोकस है मेक इन इंडिया पहल के तहत। तो ये आज का क्वेश्चन जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसके तहत ये काम कर रहा है, मेक इन इंडिया पहल के तहत कार्य कर रहा है। ठीक है, अब अगर यहीं पे बात करते हैं नौवहन राज्य मंत्री कौन है, तो इनको याद रखना है, कौन है, मनसुख एल मंडाविया। बात समझ में आ गई होगी आपको, और जैसे देखो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है, आगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो जब आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में AIIA में RRDR का उद्घाटन किया। ठीक है, अब जरा आज के इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को लेके क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखते हैं जरा आज का क्वेश्चन क्या है। तो आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में क्षेत्रीय कच्ची दवा भंडार का उद्घाटन किया। यह RRDR राष्ट्रीय औषधि पौध बोर्ड NMPB आयुष मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित रिपोजिटरी की श्रृंखला में दूसरा और ट्रांसगंगा मैदान को समर्पित होगी। अब इसकी उद्देश्य की बात करते हैं, तो ये अगर ये योजना बनाई गई है तो इसका उद्देश्य क्या है, औषधि पौधों के आनुवांशिक व रासायनिक विविधता का दस्तावेजीकरण करना। ट्रांसगंगा मैदान के RRDR हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब को कवर करता है। ठीक है, अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से मुख्य बिंदु इसके क्या क्या हो सकते हैं जरा समझते हैं। तो देखो, जब यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयुष मंत्रालय, ठीक है, आयुष मंत्रालय के बारे में पता होना चाहिए, आयुष मंत्रालय क्या है आखिर। अब जरा देखते हैं, पहला पॉइंट यहाँ पे है कि RRDR, तो अगर इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी, क्या हो जाएगा, रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी। ठीक है, अब यहीं पे अगर बात करते हैं कि आयुष मंत्रालय कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे है, नई दिल्ली पे, जो ये क्या करेगा, क्षेत्रीय कच्ची दवा भंडार का उद्घाटन किया गया। यानी कि क्या ये इसमें ऐसा होगा कि जो भी आपके क्षेत्र हैं या जो भी स्टेट हैं उनमें क्या किया गया है, कच्ची दवा भंडार का स्टोरेज किया जाएगा। ठीक है,
समझते हैं। ये RRDR यानी कि किससे रिलेटेड है? राष्ट्रीय औषधि पौध बोर्ड से रिलेटेड है, यानी कि संबंधित है। और इसका उद्देश्य क्या है, अब इस उद्देश्य के बारे में जानेंगे। औषधि पौधों के अनुवांशिकी व रासायनिक विविधता का दस्तावेजीकरण, यानी कि अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें क्या होगा कि जितने भी आपके क्या होंगे, पौधे होंगे, उन पौधों को जो आपके मेडिसिन से रिलेटेड हैं, उन सभी को क्या किया जाएगा, ये आयोग, ये आयुष मंत्रालय उन सभी को क्षेत्र में क्या करेगा कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देगा, ताकि जिससे क्या होगा, हमारी जो दवाएं हैं, कच्चा भंडार है, उस चीज को क्या किया जा सके, स्टोर किया जा सके। अब बात करते हैं कि ये ट्रांसगंगा की यहाँ पे बात हो रही है, तो जब ट्रांसगंगा की बात होती है तो उसके लिए आपके कौन कौन से क्षेत्र हैं जो इसमें शामिल होते हैं? तो पहला आपका हरियाणा हो गया, दूसरा चंडीगढ़ हो गया, और दिल्ली और पंजाब को कवर करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला तो क्वेश्चन यहाँ से आपसे ये पूछ लेगा कि भैया ये बताइए कि ट्रांसगंगा के क्षेत्र में कौन नहीं आता है। 3 ऑप्शन। अब एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है। अब आपसे ये नहीं पूछता है कि इसमें कौन सा है, आपसे पूछता है कि कौन सा नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो भी क्वेश्चन है उसको पूरी तरीके से डिटेल में क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और उनको बार बार आपको रिवीजन करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो के अलावा आपको कहीं भी करंट अफेयर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखिए और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव को सभी लोगों को ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको पीडीएफ एज इट इज पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहां पे। ठीक है, तो वहां से क्या करना, आपको पूरी तरीके से रिवीजन कर लेना है। तो ये जो पॉइंट आप क्वेश्चन है तो आपको पूरा क्या हो जाएगा, दिमाग में एज इट इज छप जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की आज की बात करते हैं, सेबी ने मार्केट डेटा एक्सेस पॉलिसी हेतु सलाहकार समिति की स्थापना की। ठीक है, किसने की है? सेबी ने मार्केट डेटा एक्सेस पॉलिसी हेतु सलाहकार समिति की स्थापना की है। समझते जरा क्या है। सेबी ने डेटा की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ साथ शोधकर्ताओं के नीति निर्माताओं के लिए उपलब्ध भारतीय प्रतिभूति बाजार पर साझा करने योग्य डेटा बनाने हेतु मार्केट डेटा सलाहकार समिति MDAC का गठन किया है। समिति का नेतृत्व माधवी पुरी बुच सेबी की WUTM करेंगी। MDAC प्रतिभूति बाजार डेटा तक पहुंच हेतु उपयुक्त नीति, खंडवार डेटा, परिधि की पहचान, डेटा की जरूरत, गोपनीयता और नियमों के बीच अंतराल को सिफारिश करेगा। अब अगर यहीं पे बात करते हैं कि सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो सेबी के जब अध्यक्ष की बात होती है तो ये कौन है? अजय त्यागी। अब जरा देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे अगर बात करते हैं सेबी, तो हमें यह पता होना चाहिए आखिर सेबी का फुल फॉर्म क्या है या सेबी किन चीज़ों के लिए काम करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसा देखो आपको फिगर में यहाँ पे दिख रहा होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किसकी बात होती है? यानी कि जो भी आपकी सिक्योरिटीज होती हैं, जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं तो वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो आती हैं सेबी के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक आपकी डेटा एक्सेस पॉलिसी को समिति की स्थापना की गई है। बात समझ में आ गई ना। तो जो क्या करेगी, मार्केट डेटा सलाहकार समिति का गठन किया गया है। ठीक है, आगे समझते हैं। अब इस समिति का जो नेतृत्व है, यानी कि इसकी देखरेख कौन करेगा, किसके देखरेख में इस समिति को बनाया गया है या उन चीज़ों को कौन कौन देखेगा, तो वो उनका नाम है माधवी पुरी बुच, जो क्या है, सेबी की WTM है। बात समझ में आ गई ना। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं ये क्या क्या काम करेगा, कैसे कैसे किन किन चीज़ों पे काम करेगा। तो क्या क्या करेगा, परिधि की पहचान करेगा, यानी कि जो भी आपका एक सरकमफ्रेंस होगा उसकी पहचान करेगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी डेटा एक्सेस पॉलिसी को बनाना है या इन चीज़ों को करना है। और क्या करेगा, गोपनीयता की बात रखे, नियमों के बीच अंतरालों की सिफारिश करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना कि इसके क्या। और अगर यहीं पे बात करते हैं कि सेबी के अध्यक्ष कौन है, सेबी के अध्यक्ष की जब बात करते हैं तो वो कौन है, अजय त्यागी। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो DRDO ने राजस्थान के पोखरण में युद्धक के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया। ठीक है,
तो जरा इसको समझ लेते हैं आज के इस क्वेश्चन को क्या है इसके बारे में। डीआरडीओ के राजस्थान के पोखरण में युद्धक के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। नाग एंटी टैंक मिसाइल 10 सफल परीक्षणों को पूरा करने के बाद भारतीय सेना में शामिल होने हेतु तैयार है। नाग 500 मीटर से 20 किलोमीटर की रेंज के साथ एक तीसरी पीढ़ी को ऑल वेदर फायर एंड फॉरगेट लॉन्च के बाद लॉक ऑन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDA के भाग में रूप से विकसित किया गया है। और अगर यहीं पे बात करते हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात करते हैं तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। ठीक है, आगे समझते हैं जरा। हाँ, तो पहले सबसे पहले नंबर पे तो हमें ये जानना है कि आखिर डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ क्या है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। तो आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है कि डीआरडीओ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, और डीआरडीओ के अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। तो आप लोगों को इतना बताना है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी और सतीश रेड्डी से पहले इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं ज़्यादातर जितने भी कमेंट आएंगे उन सभी को रिप्लाई देखूंगा कि आप, और जिन कुछ लोगों के जो कमेंट सही होंगे उन सभी को क्या करूंगा कि आप लोगों को दिखाऊंगा कि देखो किन लोगों ने सही आंसर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या होगा कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी और डीआरडीओ के जो अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं इनसे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे और डीआरडीओ किसके ऊपर काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। चलो समझते हैं जरा। तो ये क्या है? नाग एंटी टैंक गाइडेड क्या एक मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया गया। अब इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको जरा समझ लेते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे आज के इस क्वेश्चन के। तो जब इसके मेन पॉइंट की बात करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि देखो कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या है, डीआरडीओ ने कहाँ पे लॉन्च किया है? राजस्थान में किया है गया। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि नाग एंटी टैंक कितने सफल परीक्षण किए गए हैं तो वो आपके कितने हैं? 10 सफल परीक्षण करने के बाद में क्या किया गया है? ये पूरी तरीके से वायुसेना में शामिल किया गया है। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? आपसे पूछ लेगा कि नाग एंटी टैंक जो है कितने परीक्षणों के बाद में भारतीय सेना में शामिल हुआ। ऑप्शन दे देगा आपको 9, 10, 11, 12। ठीक है, जब तक आपने पूरी तरीके डिटेल में नहीं पढ़ा होगा तब तक मुझे नहीं लगता आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 सफल परीक्षण क्या किया गया? 10 सफल परीक्षण करने के बाद में ये क्या किया गया? इसमें शामिल किया गया। अब इसकी खासियत क्या देखते हैं, इसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो ये क्या है? 500 मीटर से 20 मीटर की रेंज के साथ तीसरी पीढ़ी को ऑल वेदर एंड फॉरगेट लॉन्च के बाद लॉक ऑन एंटी गाइडेड के रूप में काम करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। चलो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की। देखते हैं भाई इसके मुख्य बिंदु क्या है, इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तमिलनाडु सरकार ने बेहतर शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने हेतु राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की। यह योजना ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के उपयोग की सुविधा प्रदान करेगी, जिसे व्यापक रूप से उपलब्ध पेन ड्राइव का उपयोग करके कक्षाओं में कंप्यूटर स्क्रीन में फीड किया जा सकता है। यह योजना डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत श्रेणी में उपलब्ध की गई है। राज्य ने केंद्र की स्मार्ट कक्षा योजना भी लागू की है। तो तमिलनाडु के जो सीएम है वो कौन है? एडापड्डी पलानीस्वामी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को इसमें देखते हैं इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना ही जरूरी नहीं होता, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है ये आप इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन तक पहुंचा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर की जब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है? सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के सीएम आखिर कौन है।
तो कौन है इसके? पलानी स्वामी। आपको याद रखना तमिलनाडु के सीएम कौन हो जाएंगे, तो ये आपके कौन है? पलानी स्वामी है। जरा देखते हैं, और ये जो योजना है, कौन सी योजना लॉन्च की गई तमिलनाडु में? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरुआत की गई है। अब देखो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड का मतलब क्या है? यानी कि पूरी तरीके से कैसा होगा? डिजिटल होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखो कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनता है। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना है किस कार्यक्रम के तहत लॉन्च की गई है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल आप क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखते चले जाना। आपको अभी भी चीजें दिमाग में क्या हो जाएंगी? छपती चली जाएंगी। तो देखते हैं यहाँ पे, यह योजना डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की श्रेणी में शुरू की गई है। समझ में आ गया ना? तो कैसा है? डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर, जिसपे आपने देखा होगा हमारे जो क्या नाम पीएम है मोदी जी, जो आजकल क्या कर रहे हैं, जितनी भी डिजिटल इंडिया है उसको क्या बढ़ावा दे रहे हैं, और आत्मनिर्भर यानी कि मेक इंडिया के तरीके से क्या कर रहे हैं, उस चीज को बढ़ावा कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, कहाँ ये योजना कहाँ पे लॉन्च की गई है? तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई है। कौन सी योजना? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना है। और इसी के तहत एक चीज आपको और याद रखनी है, वो क्या है? एक मेन पॉइंट और क्या याद रखना, राज्य के केंद्र की स्मार्ट कक्षा योजना भी लॉन्च की गई है। यानी कि जो भी तमिलनाडु सरकार है वहां पे जितने भी स्कूल्स हैं वहां पे जो कक्षाएं बनाई जाएंगी वो कैसी बनाई जाएंगी? स्मार्ट कक्षा हो गई आपकी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी विजय लक्ष्मी रमनन का निधन क्या है? देखते हैं जरा मेन क्वेश्चन क्या है इसके। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर विजय लक्ष्मी रमनन 96 वर्ष का बेंगलुरु में निधन हो गया। वह प्रशिक्षण से प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ थी और मूल रूप से 1955 में लघु सेवा आयोग में भारतीय सेना में शामिल हुई थी। वह भारतीय वायुसेना की पहली कमीशन अधिकारी बनी और आधिकारिक रूप में जानी गई। 1971 में क्या की गई है? जानी गई हैं। इन्होंने 1979 में विंग कमांडर का पद संभाला। इन्होंने 1977 में विशिष्ट सेवा पदक को सम्मानित किया। ठीक है, जरा इसके मेन पॉइंट या मुख्य बिंदु देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के मुख्य बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहले नंबर तो आपको याद रखना कि भारतीय वायुसेना की जो पहली महिला थी वो कौन है? रमनन का, वो थी रमनन, और इनका भी क्या हो गया? निधन हो गया है। यानी कि अब कौन कितनी वर्ष की उम्र में इनका हो गया है? निधन हो गया, तो वो 96 वर्ष की में। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो समझते हैं, अगर यहीं पे बात की जाए कि ये कब मूल रूप से भारतीय सेना में शामिल हुई, तो 1955 में क्या हुआ था? 1955 में ये सिविल सेवा की परीक्षा के तहत क्या हुई थी? इसमें शामिल हो गई थी। ठीक है, और इनको क्या 1977 में विशिष्ट सेवा पदक के रूप में सम्मानित किया गया था। ठीक है, इन्होंने 1979 में विंग कमांडर का पद संभाला था। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है? आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क बनाने हेतु नोकिया को चुना। ठीक है, देखते हैं इसका क्या है, इसके मेन पॉइंट क्या है। नासा ने अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के लिए नवाचारों को उपयोग करके चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क बनाने हेतु नोकिया को चुना है। नोकिया वेल लैब्स परियोजना को 2022 तक चंद्र सतह पर वायरलेस एंड टू एंड ब्रांडेड LTE संचार प्रणाली के निर्माण तैनात करने का काम करेंगे। साथ ही यूएस आधारित इनटू एक्टिव मशीन भी थी। आर्टेमिस कार्यक्रम चंद्रमा, विशेष रूप से चंद्रमा को दक्षिण ध्रुव पर 2024 तक पहली महिला एवं अगले व्यक्ति को पहुंचाने हेतु अमेरिका द्वारा वित्त पोषित अंतरिक्ष यान है। ठीक है, जरा समझते हैं क्या इसके मुख्य बिंदु क्या है। तो यहाँ पे क्या है, नासा ने चंद्रमा पर पहला क्या किया गया है, वहां पे नेटवर्क कौन सा है? नोकिया का। ठीक है, याद रखना है। तो वो कौन सा है? नासा ने चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क बनाने हेतु नोकिया को चुना है। ठीक है, नोकिया एंड वेल्स 2022 तक है। यहाँ पे कितना है? 22 है। और ये LTE संचार के निर्माण के तहत होगा। और ये क्या है? आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत बनाया गया है, जिसका लक्ष्य क्या है कि चंद्रमा, विशेष रूप से दक्षिण ध्रुव पर 2024 तक पहली महिला एवं अगले व्यक्ति को पहुंचाने हेतु अमेरिका द्वारा वित्त पोषित अंतरिक्ष यान है। ठीक है, तो इसका टारगेट कब तक बनाया गया है? 2024 तक।
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1,72,000 साल पहले खोई नदी का प्रमाण थार रेगिस्तान के पास बीकानेर में मिला। देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है। शोधकर्ताओं को खोई हुई नदी का प्रमाण मिले हैं जो बीकानेर के पास केंद्रीय थार रेगिस्तान के माध्यम से बहती है। ये कितने साल पुरानी है? 1,72,000 साल पुरानी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह केंद्रीय थार में नाल क्वारी में सबसे पुरानी नदी गतिविधि को दर्शाता है जो परिदृश्य में पाषाण युग की आबादी को जीवन रेखा को दर्शाता है। ये प्रमाण थार और हकरा नदियों के आधुनिक नदी गतिविधियों को क्या करता है? साक्ष्य के अनुमान देता है। थार रेगिस्तान महान भारतीय रेगिस्तान है। ये कहाँ पे स्थित है? शुष्क उत्तरी पश्चिमी उपमहाद्वीप में क्या करना है? इसे किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें केवल आपको इतना याद रखना है कि ये कितने साल पुराना है? 1,72,000 साल पुराना। एक ये आपका क्या है? थार में रेगिस्तान के बाद में खोई नदी का प्रमाण मिला है। ठीक है, आगे समझते हैं। और इसका एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। थार रेगिस्तान कहाँ पे है? तो ये आपका थार रेगिस्तान आपको याद रखना है कहाँ पे है, कहाँ मिला है? बीकानेर में मिला है। ठीक है, और ये कहाँ? उस शुष्क उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में ये पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स भुगतान हेतु फेस रिकॉग्निशन का प्रयोग करने वाला पहला राष्ट्र बना सिंगापुर। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु देखते हैं आज के। इस क्वेश्चन के मुख्य बिंदु क्या है? सिंगापुर सरकार की ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा प्रदान करने वाली अपनी राष्ट्रीय आईडी योजना में फेस रिकॉग्निशन का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यह देश रिकॉग्निशन तकनीक को राज्य सरकार की सिंह पास डिजिटल पहचान योजना में शामिल किया जा रहा है, जिसमें 400 से कम ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच की पेशकश की जाती है, जिसमें कर घोषणाएं व सार्वजनिक आवास अनुप्रयोग शामिल हैं। यह होम कंप्यूटर, टैबलेट और सेल फोन के साथ सार्वजनिक कियोस्क पर काम करने हेतु डिजाइन किया गया। देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला तो आपको यह याद रखना है कि फेस रिकॉग्निशन मतलब यहां पे क्या है कि जैसे ही आप टैक्स का भुगतान करेंगे तो जैसे ही अपना फेस है उस डिवाइस के पास लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टैक्स का आपका भुगतान हो जाएगा। ठीक है, और वो पहला राष्ट्र कौन बन गया है? तो पहला राष्ट्र बन गया है सिंगापुर। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे क्या है, ये जो स्कीम है, ये जो तकनीक है, ये कौन सी योजना के तहत है? सिंह पास डिजिटल पहचान योजना में शामिल की गई है। और कम से कम कितने? 400 से कम ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच के लिए ये सुविधा को विकसित किया गया है। समझ में आ गया ना। हाँ, और यह होम कंप्यूटर, टैबलेट, सेल फोन के साथ सार्वजनिक कियोस्क काम करने के लिए आधारित किया गया है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बातें ध्यान से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को।